हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप जो है जो चीज़ बताई जा रही है उसको आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। और जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए आज डे 36 है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी नया आया है तो वो हमारे डे 1 से इसको जॉइन कर ले। डे 1 से अगर जॉइन करेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे पढ़नी है, ठीक है? तो हम लोग सीधा चलते हैं और आज जो हमारा मेन टारगेट होगा वो रिवीजन पे होगा, ठीक? रिवीजन करेंगे सबसे पहले और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कल की तरह। जैसे हमने डे 35 में किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग रिवीजन के साथ-साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो रिवीजन में हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें फिर से रिवाइज़ करनी हैं, ठीक है? तो उससे पहले आपको पता भी होगा कि हम लोग क्या-क्या खत्म कर चुके हैं। जो भी नया अभ्यर्थी आ रहा है उसको मैं बता देता हूँ कि हम लोग ये चीज़ें खत्म कर चुके हैं। जैसे भूगोल की हमने 4 किताबें खत्म कर ली हैं 6 से लेके 9 तक। इतिहास की हमने 3 किताबें खत्म कर ली हैं 6 से लेके 8th तक। इसी तरह पॉलिटी की हमने 2 किताबें खत्म की हैं। ये भारत का संविधान हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, ये वाली किताब ये, ठीक है? सिद्धांत एवं व्यवहार वाली, ठीक? और ये वाली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत की किताब है इसमें बहुत सारे जो है वैचारिक मुद्दे, बहुत सारे जो है दार्शनिक व्यक्तियों के कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है। और इसको क्यों पढ़ना चाहिए ये वाली बुक, जो राजनीतिक सिद्धांत नाम से पुस्तक आती है। हमने जो है अगर आप डे 1 से हमको फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक हम लोगों ने क्यों आपको बोली थी पढ़ने के लिए। एक तो इसमें शब्दावलियाँ जो है आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएँगी और दूसरा ये कि आपको यूपीएससी में जो भाषा लिखनी है, ठीक है? यूपीएससी के आंसर राइटिंग में जो भाषा लिखनी है, वो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो एनसीईआरटी जो लिखी गई है, उसकी जो भाषा है, वो बहुत ही मतलब बेहतरीन ऑफ़िशियल आधिकारिक भाषा लिखी हुई है, जो एक प्रशासनिक अफ़सर के पास वो क्षमता होनी चाहिए लिखने की। तो अगर आप यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हो, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए वो भाषा की एक जो बुनियाद होती है ना बेसिक, वो आपको यहीं से देखने को मिलेगी। तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा ये पॉलिटी की जो पुस्तक है ये भी पढ़ना है आपको। जो भी नया अभ्यर्थी है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो आप मुझे कुछ ना कीजिए, आप मुझे डे 1 से आप मुझे फ़ॉलो कीजिए इसी टारगेट को। आपको इसी ग्रीन कलर की उसमें या ब्लू कलर की माफ़ कीजिएगा, इस ब्लू कलर की जो है आपको थंबनेल में आपको डे 1 से दिख जाएगा। इससे पहले भी हमने जो है कई सारे प्रोग्राम चलाए थे प्रीलिम्स के पहले, तो उसको मत फ़ॉलो करना, ठीक है? उसमें लिखा होगा 2027 से फ़ॉलो करना है कि 2026 के लिए फ़ॉलो करना है। तो 2027 हमारा टारगेट है, वो उसी को फ़ॉलो करना है, ठीक? तो आज जो हमारा मेन जो फ़ोकस होगा वो 2 एनसीईआरटी रिवाइज़ करने पे होगा। कल भी मैंने बताया था कि क्लास 6 की जो भूगोल की एनसीईआरटी जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको रिवीज़न करना है और क्लास 7 की एनसीईआरटी भी रिवीज़न करना है। तो जो कल बताया था वही आज बता रहा हूँ। क्लास 6 की और 7th की एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन करना है किसकी? ज्योग्राफी की। अगर ये दोनों हो जाएँ तब आप भूगोल की कक्षा 8 की एनसीईआरटी भी साथ में रिवीजन करते चलिएगा। तो ये दोनों किताबें अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो 4 से 5 दिन में ये चारों किताबें अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँगी। अभी हम लोग इसलिए जो है रिवीजन चला रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका अभी बहुत ज़्यादा समय है, 9 से 10 महीने हैं लगभग। तो हमको अच्छे से चीज़ें बेसिक अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम जो है एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के बिल्कुल नज़दीक पहुँच सकते हैं, ठीक? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक्स पहले सही कीजिए, ठीक है? तो जो भी नया अभ्यर्थी नया तैयारी करना चाह रहा है, नए तरीके से तैयारी करना चाह रहा है कि यूपीएससी की एक्चुअल में तैयारी करना कैसे है? ये तो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, ठीक है? स्टेट अपर पीसीएस, तो उसके लिए तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी ही आपका बेसिक है, ठीक है? तो आज आपको क्या करना है, भूगोल की कक्षा 6 की एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है, 7 की करनी है और साथ ही साथ 8th की भी करनी है। क्योंकि हम लोग डे 35 में ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको रिवीजन की ये 2 बुकें करनी हैं। तो आपने थोड़ी बहुत तो की होगी, नहीं की होगी तो आज से लग जाइए, ये 3 बुक आपको रिवाइज़ करना है। और जब तीनों रिवाइज़ हो जाएँ तो आपको क्लास 9th वाली भी पुस्तक रिवाइज़ करनी है, जो हम लोग खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? आपको बताया था किस तरह से पढ़ना है, 2-2 चैप्टर हम लोग डेली देते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आज हमको क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन्स। अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन्स आपको आसानी से हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ, आप मुझे जो है कमेंट करके आंसर देते जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर डाल दूँगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी नीचे कमेंट करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन का आंसर हम देने वाले हैं, ठीक है? ये जैसे पहला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यूपीएससी का देखो फॉर्मेट कैसे होता है। मैंने यहाँ पे विकल्प नहीं लगाए हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन के एक दौर में चल रहे हैं, तो आपको मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा रिवीजन हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने अगर एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। यहाँ हमने जो है ऑप्शंस नहीं लगाए हैं, ठीक है? तो वो जानबूझकर नहीं लगाए हैं क्योंकि हमको रिवीजन करना है, क्वेश्चन अभी सॉल्व करने पे नहीं आना है। मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? रिवीजन। तो पहला इसमें कथन क्या कह रहा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन, ठीक है? रोटेशन।
तो ये कथन सही हो जाएगा कि नहीं होगा? कमेंट करके बताओ। तो ये कथन सही हो जाएगा भाई, पृथ्वी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो है घूमना इस तरह से, ठीक है? इस तरह से अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। फिर अगला बोला पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है? तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन हम क्या कहेंगे? सही है, ठीक है? अब आपने पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे। अगला चलते हैं। जैसे देखिए जो चीज़ नॉर्मल है तो उसमें हमने डिस्क्रिप्शन या मतलब उसकी व्याख्या हमने नहीं लगाई है। अब जैसे प्रदीप्त वृत्त, अब मुझे तो पता है लेकिन नया अभ्यर्थी जो होगा हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ते समय प्रदीप्त वृत्त को नॉर्मली पढ़ के चला गया हो। लेकिन ये यूपीएससी क्वेश्चंस उठा करके या स्टेट बीसीएस इस तरह के क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रदीप्त वृत्त के बारे में आपको पता हो तभी आप वो कथन कर पाओगे। तो इसलिए प्रदीप्त वृत्त के बारे में पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, आपको पता होगा पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। आपको जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कोशिश करने की। अब यहाँ छोटा बड़ा से मतलब ना रखिएगा क्योंकि सूर्य दूर है तो इसलिए मैंने छोटा बनाया है, ठीक है? नॉर्मली जो है 7 गुना बड़ा है सूर्य। तो ये हमारा हो गया सूर्य, ये सन, ठीक है? ये हमारी हो गई पृथ्वी। अब मान लीजिए जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये इस साइड तो आएगा नहीं, इस साइड, इसके विपरीत साइड तो आएगा नहीं, तो प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इसके इस साइड पड़ेगा। तो आधे भाग में ही इसकी रोशनी पड़ पाती है। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ आ गया तो इसका आधा भाग यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो ये वाला भाग हट जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से आपको समझना है। तो वही लिखा है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में मतलब किसी इंडिविजुअल टाइम में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। अब ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। वो जो दिन और रात को विभाजित करेगा उसी को प्रदीप्त वृत्त कह देंगे। ग्लोब में अगर आप देखोगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये जो आपका वृत्त है जिसके कारण जो है दिन और रात, इधर मान लो डार्क है तो ये हो जाएगा, मतलब जहाँ रोशनी नहीं जा पा रही है तो वो हो जाएगा डार्क, या कह सकते हो नाइट। और जहाँ पे जो है रोशनी पड़ रही है उसको क्या कह देंगे? दिन। ये जो है ब्राइटनेस, ठीक है? तो ये जो वाला भाग है जिसमें रोशनी पड़ रही है और जो ये डार्कनेस है, इसको अलग करने वाला जो वृत्त है या अलग करने वाली जो रेखा है उसी को क्या कह देते हैं? उसी को कह देते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपने कक्षा 6 की अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझाई गई हैं बच्चों की तरह। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो क्योंकि वहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत हो गया तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएँगी, क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? आगे चलते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? मतलब जो मौसम बदलते हैं उसका मेन कारण क्या है? अब मुझे कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है? अब एक क्वेश्चन मैं इसी के साथ जोड़ देता हूँ कि जो दिन और रात होता है वो किस कारण से होता है? मतलब पृथ्वी में आप देखते होंगे ना, जैसे आज जो है अगर आप यूपी के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो या भारत के रहने वाले हो, तो आपके यहाँ मान लीजिए दिन है तो उसके दूसरी साइड मान लीजिए अमेरिका में रात हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? दिन और रात में परिवर्तन किस कारण से होता है? अब मुझे कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी वजह से क्या होता है? मौसम बदलते हैं। तो समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बाँटा जाता है। 4 ऋतुएँ होती हैं, 4 मौसम या 4 वेदर, ठीक? ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब जो पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसी के कारण ये परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए दोनों आंसर आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन्स आप पढ़ो। 21 जून को पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध, 21 जून को, अभी जैसे अभी समय निकला है ना 21 जून, आपको पता होगा 21 जून को योगा डे भी मनाते हैं। तो 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध आपके माइंड में तुरंत जो है एक चित्र बन जाना चाहिए, ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये जो है आपका क्या है? पृथ्वी। अब इसका जो है ये जो है ये हो गया इक्वेटर। अब ये जो है किस तरफ झुका होगा? अब मान लीजिए सूर्य है, ठीक? तो सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या बोला? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है इसका ज़्यादा भाग कहाँ होगा? सूर्य की तरफ। इस तरह समझो, ठीक है? तो झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पहले जाके एनसीईआरटी पढ़ो तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ये समझ पाओगे। ऐसे मत बैठो कि मतलब देख लिया लेटे-लेटे, ठीक है? कुछ मेहनत भी करनी है आपको, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। मैंने इसे चित्र बनाया है इसमें, अब आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका ये ज़्यादा वाला भाग सर दिख ही नहीं रहा है कि उधर है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है?
तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। मतलब जो है उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा पर जो किरणें हैं 21 जून को सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी। ठीक है? मतलब वहाँ पे जो परछाई होगी, आपकी जो छाया होगी वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी कर्क रेखा पे। ठीक? तो वहाँ पे ऊष्मा जब सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, इसका मतलब सूर्य ज़्यादा नज़दीक भी होगा और सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। ऊष्मा यानी ऊर्जा, ठीक है? तो इसके परिणामस्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें बता रहा है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को, ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, माफ कीजिएगा, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। मतलब जो ये उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य की तरफ होगा, ठीक है? और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। मतलब कि विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ आपका गर्मी का मौसम होगा एवं दक्षिण भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। यहाँ पे लिखा है देखो, उत्तर अयनांत। इसी तरह दक्षिण अयनांत भी होता है। तो 21 जून को जो अवस्था होती है वो किसकी होती है? उत्तर अयनांत की, और ये काफी समय तक रहती है। ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है? दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण, अब इस तरह से उत्तर अयनांत होगा। अब कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो दक्षिण अयनांत भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब जो दक्षिण ध्रुव है वो किस तरफ झुका होगा? सूर्य की तरफ। तो दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जैसे कर्क रेखा पर पड़ती थी वैसे मकर रेखा भी पड़ेंगी। अब मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि किस दिन, या जो डेट होती है, फिक्स डेट होती है, वो डेट बताओ किस दिन ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है? और तीसरा बोला, ये भी सही हो जाएगा ना। फिर दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन व लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। अब दक्षिण गोलार्ध में अगर सूर्य ज्यादा होगा, इसका मतलब दिन क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है? जिधर सूर्य ज्यादा होगा वहां दिन कैसा होगा? मतलब दिन का जो समय होगा वो 12 घंटे से ज्यादा होगा, और रातें क्या होंगी? छोटी होंगी, 12 घंटे से कम होंगी। तो यहाँ उल्टा लिखा है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, बाकी दो कथन सही हो जाएंगे। यही पूछ रहा था, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो एक और दो सही हो जाएंगे, ठीक है? तीसरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है ये लिख दिया है। अब यहाँ देखो डेट लिखी है, ठीक है? अगर आपने कमेंट किया होगा तो डेट यहाँ लिखी, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। यहाँ लंबे दिन हो गया ना, यहाँ उल्टा लिखा था। ठीक? पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कथन कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जब क्रिसमस मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में जब क्रिसमस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो हमारे यहाँ भीषण ठंड पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होता है? गर्मी। ठीक है? तो पता होनी चाहिए ये चीजें। अगला क्वेश्चन है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको विषुव पता होना चाहिए, विषुव। ठीक है? बोला इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो विषुव आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये कथन सही है कि गलत ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरा कथन है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं विषुव की जब स्थिति होती है। देखिए, जैसे उत्तर अयनांत पढ़ा, ऐसे हमने दक्षिण अयनांत पढ़ा, और एक कॉन्सेप्ट और है जब विषुव होता है। विषुव का मतलब होगा इक्वेटर में सीधी जो है रोशनी पड़ना। ठीक है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है? तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। तो आपको विषुव के बारे में अच्छे से पता होगा तभी ये कथन कर पाओगे। तो तीसरा कथन हम सही मान लेंगे, क्यों? क्योंकि विषुव की स्थिति में क्या होता है? सूर्य जो है इक्वेटर के ऊपर सीधी रेखा पे होता है। मतलब कि सूर्य की रोशनी इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। ठीक? तो ये कथन सही हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब इक्वेटर पर अगर सूर्य बिल्कुल सीधे पड़ेगा तो क्या होगा? दिन और रात बराबर हो जाएंगे। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लगा भी हुआ है। ठीक? यहाँ क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। जो विषुवत वृत्त होता है 0 अंश ही तो अक्षांश होता है। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है, विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। अब बताओ सही है गलत? तो सही हो जाएगा भाई। ध्रुव से अगर आप देखोगे, ऐसे आप पृथ्वी मान लो, ठीक है?
और ये विषुवत वृत्त है जो बीच बीच पृथ्वी के जाता है, ठीक। ये आपका ध्रुव है। अब पृथ्वी अगर गोल है तो इसका कोई भी कहीं से भी आप देखो तो इस सब जगह से बराबर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। चाहे जिधर से आप आओ, कोई भी बिंदु ले लो तो विषुवत रेखा से लगभग बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बोला विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो देशांतर कहते हैं क्या, बताओ? कोणीय दूरी क्या कहते हैं? जो इस तरह से अक्षांश होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अक्षांश, ठीक है। देशांतर नहीं होगा। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो यही दोनों बोल रहा है, केवल 1 और 2 सही है। बाकी डिस्क्रिप्शन दिया है, पॉज करके आराम से पढ़ लो, ठीक। मैंने मतलब चीज़ें बता दी हैं तो अब आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ा करके जो है समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है किस या किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति गोल है, सबको पता है पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए कोई किनारा नहीं है। मतलब पृथ्वी में ऐसा कोई किनारा नहीं दिखेगा क्योंकि पूरी पृथ्वी ही गोल है। किनारा कहाँ जाओगे? घूम के फिर वहीं आ जाओगे, है ना। तो किनारा नहीं है जहां से कोई दूरी मापी जा सके। किंतु फिर भी पृथ्वी पृथ्वी पर 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित हैं। मतलब पृथ्वी पर देखोगे, ये ऊपर देखो चित्र पे, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये बिल्कुल निश्चित हैं, ठीक। और इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे? आधारभूत संदर्भ बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बोला नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब बोला कर्क रेखा, अब यहाँ पे उसका एक तरीके से कोण दिया हुआ है कि कितने कोण पे ये रेखा होगी। तो कर्क रेखा कितने पे होती है? उत्तर पे पहली बात तो होती है। सबसे पहले आपका जो है क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कर्क रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में होगी। तो इसका मतलब ये दक्षिण वाला तो नहीं होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश होती है तो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में हो जाएगी। मकर रेखा दक्षिण में होती है तो दक्षिण वाला उत्तर वाला नहीं हो पाएगा, है ना। तो दक्षिण में ये वाला हो जाएगा, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में। ऐसे उत्तरी ध्रुव व्रत उत्तर की तरफ होगा तो कहाँ हो जाएगा? 66.5 अंश उत्तर में। ऐसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ होगा? 66.5 अंश दक्षिण में। तो इस तरह से आपको मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सरल लग रहा होगा क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है। और जो नहीं पढ़ा होगा, अगर नया अभ्यर्थी हो जिसने नहीं पढ़े होंगे, तो उसको यही क्वेश्चन कठिन लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक जो है डायग्राम, ये चित्र बनाया हुआ है कि इक्वेटर, आप देखोगे ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है। ग्रीन कलर से आप सर्कल देख रहे होगे, ये पूरी ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। और इसके बीच में क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के दोनों तरफ देखो इन्होंने बनाया अच्छे से, ठीक। तो इक्वेटर जो है, एक इक्वेटर को क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में बाँट देता है, ठीक। तो ये एक इक्वेटर हो गया। इसके जस्ट ऊपर आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ये मकर रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे साइड। और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। तो ये दोनों रेखाएं भी दी हुई हैं, ये 23.5 अंश पे होती हैं, 23.5 अंश, ठीक है। और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण में। उत्तरी, ये आपका इक्वेटर के उत्तर साइड उत्तरी ध्रुव हो गया, मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया। और दक्षिण साइड दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो आपको जो है कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आ गई। इसके जस्ट ऊपर जाओगे 66.5 अंश पे, तो होती है आर्कटिक सर्कल, जिसको बोल देते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और इसके जो है दक्षिण में ऐसे ही 66.5 अंश दक्षिण की तरफ आओगे तो इसको बोलते हैं अटलांटिक, यहाँ देखो लिखा है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक नहीं, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये आपके पूरे मैंने चित्र में आपको बता दिए, इसको आप देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि विषुवत वृत्त जो 0 अंश पे होता है, उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री उत्तर पे होता है, दक्षिणी ध्रुव ये जो यहाँ बिंदु होता है ये क्या होता है? ये 90 डिग्री उत्तर हो गया। और दक्षिणी ध्रुव कैसे हो गया? 90 डिग्री आपका दक्षिण हो गया। अब ये कैसे होता है? इसको ऐसे देखो, अगर आपने मैथ पढ़ी है ना तो इसको ऐसे बांट लो, ठीक है। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर आप चलोगे, जैसे मान लीजिए 0 से चले तो यहाँ तक उत्तरी ध्रुव तक आने तक, मतलब ध्रुव तक जाने तक, चाहे दक्षिण की तरफ जाओ और चाहे उत्तर की तरफ जाओ, तो 90 डिग्री आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? ध्रुव हो जाते हैं, चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का हो। तो जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ध्रुव तक जाने में हमको 90 डिग्री लगेंगे। ऐसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें 90 डिग्री उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक। तो वही बोला, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव आपका हो गया 90 डिग्री दक्षिण। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। पहला क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा ये, ठीक है, ये 23.5 अंश हो गया। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण, ऐसे सेम, ठीक। फिर इसी के आधार पे आप देखो विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्कटिक वृत्त, ठीक। इसी तरह दक्षिण में जाओगे विषुवत वृत्त से या विषुवत रेखा से नीचे की तरफ दक्षिण में, तो वहां मिलेगा आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसको बोल देते हैं अंटार्कटिक वृत्त।
ठीक, तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिस होता जाएगा तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएँगे। अब ये वाला क्वेश्चंस करो, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? अब मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बाकी इसके आंसर पूरे लिखे हुए हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को करो और मुझे जो है क्या करो? कमेंट में आंसर दो, ठीक? आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ऐसा ना सोचना कि सर ये बताया नहीं है आपने। इसको अच्छे से करने की कोशिश करो। नहीं कर पाओगे तो अगली जो है हम लोग जब डे 37 करेंगे तब हम आपको बता देंगे। बस कमेंट करना ज़रूर कि सर ये वाला क्वेश्चन्स बता दीजिए, ठीक है? इसमें बोल देना उष्णकटिबंध वाला सर क्वेश्चन बता देना, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। अब फिर से देखो यहाँ चित्र जो है ये वाला देखो। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक या ध्रुवों तक जो समांतर रेखाएँ होती हैं, ऐसे-ऐसे समांतर रेखा खींचते चले जाओ, ठीक है? ऐसे समांतर रेखा, उसको क्या कहते हैं? वही बोला विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। तो ऐसा है? बिल्कुल है। इनको अक्षांश रेखा ही कहते हैं, चाहे दक्षिण की तरफ जाओ, चाहे उत्तर की तरफ जाओ, ठीक है? ये सब क्या है? अक्षांश रेखा ही है। ठीक? तो अक्षांश रेखा ये कथन हो जाएगा सही। फिर सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। सभी अक्षांश रेखाएँ जो है एक समान रहती हैं। अब आप ऐसे भी देखो कि अगर कोई बॉल है या गेंद है, उसमें जो बीच में रेखा खींची जाएगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। समझ रहे हो? अगर चारों तरफ से एक डोर यहाँ से शुरू करो और ऐसे लेकर के घूम के आओ ऐसे, तो जो बीच में होगा उसमें सबसे ज़्यादा धागा या सबसे ज़्यादा डोर लगेगी, लेकिन जो कोने में होगा उसमें छोटी डोर लगेगी। तो यहाँ कथन ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन-सा कथन सही होगा? केवल पहला सही है। तो केवल पहला कथन, ये कथन 1 सत्य है। ठीक है? जैसे-जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय के अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स है ये, ठीक है? 2 अक्षांश कौन से? जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर 2 अक्षांश 1 डिग्री पे अलग हैं ऐसे, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डायग्राम में इतना छोटा कैसे नापते होंगे? लेकिन पृथ्वी तो बड़ी है ना भाई, ठीक है? तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला बोला देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। अब आपको पता होगा एक तो होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो पृथ्वी हम लोग पहले बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? अक्षांश, ठीक है? और ये इसी तरह अगर ऊपर से जाएँ ध्रुवों की तरफ तो ये क्या हो जाते हैं? देशांतर, इस तरह से, ठीक है? तो देशांतर आपको पता होना चाहिए। तो देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। तो ये अर्धवृत्त होते हैं क्या? तो किसी भी एंगल से जाओ तो आधा वृत्त बन जाएगा। तो ये तो सही हो सकता है कथन, ठीक है? इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। अगर जाओगे ऐसे अगर बनाओ, आपका चित्र एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है? तो इससे यहाँ तक आपको जाना है दक्षिण ध्रुव। तो ऐसे देखो, अब यहाँ पे दूरी ज़्यादा है बीच में और यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों की अगर ओर जाओगे तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है क्योंकि एक बिंदु पे जाके मिल रहे हैं ना। तो इस तरह से ये भी कथन सही हो जाएगा, ये भी कथन सही हो जाएगा। फिर बोला तीसरा देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। बताओ कौन-सा सही है? ये दोनों तो सही है। देशांतरी यामोत्तर जो मतलब ये रेखाएँ हैं, इन सब की लंबाई एक जैसी होती है। कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही है, अक्षांश नहीं है ये, ठीक है? ये क्या है? यामोत्तर या कह सकते हो देशांतर रेखाएँ, ठीक है? तो इनकी जो है रेखाएँ ये लंबाई सब समान होती हैं, तो तीनों कथन सही हो जाएँगे। यहाँ पे इसके वो लिखे हैं, देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, तो तीनों कथन सही हो जाएँगे, ठीक है? ये प्रैक्टिस है आपकी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या मतलब बेस क्या है? आधार क्या है? किस आधार पे हम लोग जो है किसी स्थान का समय निर्धारित करते हैं? तो यहाँ आपका ये लिखा है देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। मुख्य संख्याओं में जो है व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जो जो है मेन यामोत्तर है, मेन देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री पे आती है।
तो ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, मतलब ब्रिटेन से होके जाती है तो वहीं पे ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब ऐसे देखो, ये पृथ्वी है, ये मुख्य यमोत्तर होगी, इसके पूर्व से गिनती ऐसे कई सारी देशांतर होंगी ना, मतलब ऐसे वो ध्रुवों तक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग बना दिया है, समझ जाना, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों तक हमको मिलना है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे ही इधर भी हो जाएगी। तो इधर से पूर्व की तरफ हो जाएगा, इधर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो मुख्य यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। जहां से गिनती शुरू की गई है मेन, उसको प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना गया है, ठीक है। अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना, मतलब यहीं से आधार बनता है 0 डिग्री से ही। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमको एक समान रेखा मिलेगी। तो यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं और मेन आधार क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री यमोत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री यमोत्तर। आगे देखो ये वाला, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो ये बात सही है कि नहीं भाई? 0 से लेकर के 180 तक जाओ और इधर से 0 से 180 तक जाओ, पूर्व से पश्चिम तक, तो 2 गोलार्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो ये कथन सही हो जाएगा। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। आपको पता होगा कि ये दोनों बात सही लिखी है, क्योंकि 180 इधर से जाओ तो भी 180वां जो है रेखा वही होगी, और इधर से पूर्व की तरफ से जाओ तो भी 180वीं जो रेखा होगी वो भी एक रेखा ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ गए ना आप? ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट जाकर वहां पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। आपको पता होगा ग्रीनविच यानी जो मेन यमोत्तर उसके पूर्व में जो समय होता है वो आगे चलता है। जैसे हमारा जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। भारत की स्थिति पता होनी चाहिए, ठीक। तो हम 5.5 घंटे किससे ग्रीनविच से आगे चलते हैं, और जो इसके पश्चिम में होगा वो माइनस में चलेगा। समझ रहे हो? तो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच ये ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो बिल्कुल बात सही लिखी है, ठीक। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अब आपको पता होगा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है कि पूर्व से पश्चिम घूमती है? तो ऐसे थोड़ी घूमती है, पृथ्वी इस तरह घूमती है, इस तरफ से, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। समझ गए आप? तो इस तरह से ये वाला कथन क्या हो जाएगा? उल्टा लिखा हुआ है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है, ठीक। क्योंकि अगर ये बात सही लिखी होती तो इसमें अगर पश्चिम से पूर्व कर देता, पश्चिम से पूर्व, तो इसके कारण ये मतलब ये कथन इस कारण से सही हो जाता। तो कारण ही गलत लिखा हुआ तो कथन केवल सही मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया होगा, पढ़ लो। फिर बोला भारत के किस यमोत्तर या किस देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? तो आपको पता होगा 82.5 अंश जो है हमारा 82.5 डिग्री देशांतर भारत का क्या है? मेन समय रेखा लाइन कह सकते हो, ठीक है। तो भारत के किस यमोत्तर, तो 82.5 डिग्री जो यमोत्तर है रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। अब यहाँ पे देखो एक कुछ स्पेशल बातें लिखी मैं पढ़ देता हूँ। भारत में गुजरात के द्वारका, गुजरात में द्वारका पड़ता है, तथा असम के डिब्रूगढ़, असम का जो डिब्रूगढ़ है, उनके स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब अगर आप डिब्रूगढ़ में हो तो वहां पे सूर्य जो है 2 घंटे पहले आपको राइज होता हुआ दिखेगा, और वहीं जो है अगर आप द्वारका में हो तो डिब्रूगढ़ की अपेक्षा 2 घंटे बाद में राइज होता या उगता हुआ सूरज बाद में दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए ये आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। मानक समय इसलिए माना जाए कि ताकि हमारी सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से चल सकें। जैसे रेलवे है, हमारे डिब्रूगढ़ में मान लो 2 घंटा का समय का अंतर है तो वहाँ कुछ और समय बताएगा, यहाँ कुछ और समय बताएगा। तो हमें एक ऐसा समय लेना चाहिए जो सबके लिए एक समान हो, है ना, ताकि हमारी व्यवस्थाएं अच्छे से चल सकें। इसलिए भारत में 82.5 अंश पूर्व, क्योंकि ग्रीनविच से हम लोग पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, तो 82.5 अंश पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मेन यमोत्तर 82.5 अंश जो भारत का है वो कितने राज्यों से होकर निकलता है? कमेंट करके मुझे तुरंत बताओ कि कितने राज्यों से होकर के
ये यहाँ उत्तर जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं कि नहीं कहते? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्का पिंड ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा है खुले आकाश में फैली एक एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ी तो ये भी कथन आपको पता होगा सही है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन हमने लगा रखा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। अब उल्का पिंड आपको पता होना चाहिए, ठीक। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली सफेद पट्टी, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। आपको पता होगा जो हमारा आकाशगंगा है उसी का एक भाग क्या है? सौरमंडल, ठीक। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। मतलब उस आकाश गंगा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जो हमारी आज की पुरानी जो पुस्तकें कह सकते हो, तो प्राचीन भारत में जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये जो चमक रही है ना, ये नदी के तरीके चमक रही है, तो इसको नाम ही रख दिया गंगा जी है, लेकिन आकाश की गंगा है, तो इसलिए नाम क्या रख दिया? आकाश गंगा। तो आकाश में प्रकाश की तरह बहती नदी से की गई है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कई सारी आकाशगंगाएँ जब मिल जाती हैं, तो वो एक ब्रह्मांड बन जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब आप इससे जो है तय कर लो कि पीसीएस हो या यूपीएससी हो, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, ठीक है? आप अगर पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खास करके स्टेट पीसीएस है, जो स्टेट पीसीएस चाहे वो बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या फिर यूपी पीएससी हो या आरएएस हो, ठीक है? चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है। अगर आप जो भी अपना टारगेट निर्धारित किए हो, उसको ध्यान में रख करके आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? तो एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगला देखो, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। स्वाभाविक है कि एक ही भाग दिखाई देगा। आप भाई चंद्रमा को पूरा थोड़ी देख पाते हो, एक भाग देखते हो। फिर दूसरा बोला है, कारण चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो ये तो कथन गलत, कारण गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल बराबर है। या मैं पढ़ देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है और कारण गलत हो जाएगा। आपको पता होगा कि चंद्रमा का जो अपने अक्ष पे घूमना है, वो भी बिल्कुल सेम है और पृथ्वी की चारों तरफ घूमना भी सेम है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो इसका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि मैं समझाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है? तो कथन जो सही हो जाएगा, कारण आपका गलत हो जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो एनसीईआरटी देखो जा करके, ठीक है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं या सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, वो तो ग्रह के चक्कर लगाते ही हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ किसकी? उस ग्रह के साथ जो उसका तारा है। जैसे आप मान लीजिए सौरमंडल का जो मेन तारा है वो सूर्य है, तो उसकी भी परिक्रमा करते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा ना, कि भाई साथ-साथ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से आधा है। आधा नहीं है भाई, 1/, मतलब 1/4 है, ठीक है? तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप अच्छे से देख लो, समझ लो कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? साथी, कि जो साथ-साथ चले। अपने नाम को सार्थक करते हुए, मतलब अपने नाम का जो मतलब है उसको सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के भी इर्द-गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। मतलब उस ग्रह के साथ-साथ, ठीक? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा, जो प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे तो बहुत सारे हमने भेज रखे हैं सैटेलाइट्स, लेकिन जो प्राकृतिक है वो चंद्रमा ही है। उसका व्यास या इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत पृथ्वी के पास में है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर सबसे अधिक चंद्रमा
ये प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? इस क्वेश्चन को बताओ कमेंट करके कि किस जो है ग्रह के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट, ठीक है? तो इसका आंसर जो है बृहस्पति होगा या शनि होगा, कमेंट करके बताओ। और जो लेटेस्ट है मतलब आज के समय में कौन से ग्रह के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या उपग्रह है नेचुरल, ठीक है? इसका कमेंट करके बताना। वैसे यहाँ आंसर इसका शनि है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग जो है गूगल करके सही से खोज के मुझे बताओ कि बृहस्पति होगा या शनि होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है? अब इसमें जो है आपका पहले आएगा कौन सा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो जो ये लोग परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर, जैसे ये ऐसे परिक्रमा करेगा, ठीक है? ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ठीक? तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो मतलब कि इस तरह से ना जा करके उल्टा चलते हैं, ऐसे ना जा करके ऐसे चलते हैं। तो वो 2 ग्रह के नाम बताने हैं, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है आपसे। तो क्या पूछ रहा है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो 2 ही ग्रह हैं, एक शुक्र और दूसरा यूरेनस, ठीक है? जिसको बोल देते हैं अरुण, ठीक? तो इनका परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं पीसीएस में, ठीक है? अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है? तो यहीं आप सीख लो चीज़ों को, ताकि आपके पीसीएस के या स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस गलत ना हो। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला बोला सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही है। सूर्य का खिंचाव मतलब जो सूर्य के पास ग्रेविटी है, उसके कारण सौरमंडल के जितने ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर मतलब एक जो है अच्छे से परिक्रमण करते रहते हैं, ठीक? सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो आपको पता होगा सौरमंडल का एक ही मात्र जो है तारा सूर्य है, जिसके कारण पूरे ग्रहों को ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएँगे? सही हो जाएँगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला बोला अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। अब ऐसा है क्या? पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है? तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है? पृथ्वी का रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। जो हरा रंग है वो किसके हरा रंग तो पहले तो दिखाई नहीं देता। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या है? वनों से ज़्यादा क्या है? पानी या जल। तो 1/3 पानी होने के कारण समुद्र बहुत ज़्यादा है ना, तो पृथ्वी जो है ऊपर से यानी आसमान से नीली दिखाई देती है, ठीक? तो ये दोनों कथन क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे। अगले, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई देती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी आपको पता होगा। अब अगर जो है मैं सोलर बना देता हूँ, सोलर सिस्टम, ये सूर्य है, ठीक? ये आपका बुध हो गया, ये आपका जो क्या हो गया? शुक्र, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर यहाँ पे एक पट्टी दिखाई देती है, फिर बृहस्पति हो गया, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, आगे, ठीक है? तो इन 2 यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में आपको क्षुब्ध ग्रह पट्टी दिखाई देगी, ठीक है? जहाँ पे छोटे-छोटे उल्कापिंड जैसे घूमते रहते हैं, ठीक? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पट्टी दिखाई देती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोला है? बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो बात तो सही है कि सूर्य जो बुध नजदीक है इसलिए सबसे कम भी है। अब कारण क्या है? बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो सही बात है, कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक? तो दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ये डिस्क्रिप्शन लगा दिया, जितने समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, उसे ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक? परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। अब आपको इस कॉन्सेप्ट पढ़ना है एनसीईआरटी में जाके, क्योंकि मैं समझाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक? इसलिए सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक और कम दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल कम होता है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिनों में ये पूरा चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, ठीक है? तो ये 88 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है, क्योंकि बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? बाह्य आपको पता होगा, फिर से मैं बना देता हूँ। एक होते हैं इनर प्लैनेट, एक होते हैं आउटर प्लैनेट। तो ये सूर्य है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। 4 ग्रह हैं, फिर क्षुब्ध ग्रह पट्टी है, फिर 4 ग्रह हैं, ठीक? तो अब सूर्य से ये क्षुब्ध ग्रह से जो सूर्य के पास वाले ग्रह हैं, इनको क्या कह देते हैं? इनर प्लैनेट,
ठीक है? जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ जाएगा। इसी तरह 4 आपके जो क्षुद्र ग्रह से राइट साइड्स की तरफ है या बाहर की तरफ है, इनको बोल देते हैं आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, आपका अरुण और वरुण, ठीक है? तो यहाँ बोल रहा है नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन-सा बाह्य ग्रह है? तो बृहस्पति भी है, नेपच्यून यानी वरुण भी है, शनि भी है और अरुण भी है, क्योंकि यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो ये तो इनर हो गया, यानी आंतरिक हो जाएगा, ठीक है? और ये बाह्य हो जाएँगे चारों, तो चारों हो जाएँगे। अब इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह यही 4 हैं, तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, लेकिन बृहस्पति क्या है? नहीं है, क्योंकि बृहस्पति क्या है? आउटर प्लैनेट है, ठीक है? तो ये आपके 3 सही हो जाएँगे, ये गलत हो जाएगा। अब इसको देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। अब आप बताओ पृथ्वी तीसरे स्थान पे है कि चौथे स्थान पे है? तो पृथ्वी आएगा तीसरे स्थान पे, तथा आकार में ये तीसरा बड़ा ग्रह है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है आकार में कैसा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां। इससे पहले 4 जो ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, है ना? तो ये पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि वो 4 ग्रह कौन-कौन से हैं? क्रम से बताना कि सबसे बड़ा बृहस्पति है कि शनि है, ठीक है? इस तरह से कमेंट करके बताओ वो 4 ग्रह क्रम से कौन-कौन से हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं, ठीक? तो उपरोक्त में से कौन-सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक और लास्ट बचा है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने जो है शुरुआत में बताया था डे 1 या डे 2 में कि अर्सा मेजर और बिग बियर अच्छे से समझ लेना। तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के क्या हैं? नक्षत्र मंडल हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो ये पता हो गया होगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या होता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया था थोड़ा-सा, और अच्छे से समझना है तो एनसीईआरटी खोलो, देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा-सा गूगल या यूट्यूब का सहारा ले लो, और नहीं तो कमेंट करो, आपको दिख जाएगा। और हमने एनसीईआरटी पढ़ाई भी है ज्योग्राफी की, लेकिन उसमें हो सकता है आपको साउंड या आवाज़ की दिक्कत हो, तो थोड़ा-सा मैनेज करके देख सकते हो। क्योंकि वो पुरानी वीडियो है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने पढ़ाई है भूगोल की, ठीक है? तो इसी यूट्यूब चैनल में आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट पूरी, नीचे साइड करोगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 लिखा होगा, भूगोल, ठीक है? तो ये आपके आज हमने कक्षा 6 के पूरे चैप्टरों के क्वेश्चंस आज और कल 2 दिन में करा दिए। तो आई थिंक आपको रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा, ठीक है? तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।